So hi guys, if your elective paper is forensic audit, then this video is going to be very helpful to you. It will help you to fetch more marks in the exam. So guys, हम लोग क्या क्या लेके जाने हैं पहले एग्जाम में वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग सबसे पहला चीज़ लेके जाना है मास्टर इंडेक्स, ठीक है। वैसे तो मॉड्यूल बहुत ही पतला है, बट अगर आप एक बार रीड कर चुके हो उसको देन यू वोंट हैव मच प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास मास्टर इंडेक्स है देन इट विल हेल्प यू फाइंड द आंसर वेरी क्विकली। लाइक सपोजिंगली इफ क्वेश्चन आए एक फ्रॉड ट्रायंगल के ऊपर, देन विल सर्च कैसे करेंगे हम लोग पूरा मॉड्यूल में अगर याद नहीं है तो। सो ये इंडेक्स रहेगा तो अपन सर्च कर सकते हैं फ्रॉड ट्रायंगल यहाँ पे तो नहीं है। सो लेट सर्च, पीछे उसके पेज में देखते हैं हम लोग कि फ्रॉड ट्रायंगल है क्या। फ्रॉड ट्रायंगल नहीं है। फ्रॉड ट्रायंगल यहाँ पे भी नहीं है। फ्रॉड ट्रायंगल सो यहाँ पे रहा फ्रॉड ट्रायंगल ऑन पेज नंबर 54, ठीक है। सो वी कैन मूव ऑन टू द मॉड्यूल एंड उसके पेज नंबर 54 पे हम लोग देख सकते हैं। सो गाइज ये रहा अपना फ्रॉड ट्रायंगल ऑन पेज नंबर 54। सो इन दिस वे वी कैन लोकेट द आंसर्स वेरी फास्ट, ठीक है। अगर आप ऐसा बना लियो तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो फिर इन केस यू कैन टेक प्रिंट आउट, देन टेक द प्रिंट आउट, है ना। अगर नहीं हो पाता है देन इट्स ओके, अभी फिर टाइम तो है नहीं इतना, है ना। एंड देन नेक्स्ट व्हाट वी शुड टेक इज पास्ट पेपर्स। पास्ट एग्जाम पेपर्स जो है ना फोरेंसिक ऑडिट का, इफ़ यू हैव द प्रिंट आउट देन डोंट फॉरगेट टू टेक इट इन द एग्जाम। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता चले कि कैसे ऑडिट मेथोडोलॉजी, क्या आंसर्स इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे लिखना होता है अपने को, है ना। सो उसमें कैसे कैसे आंसर लिखा हुआ है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। एंड क्या पता कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ जाए तो, है ना। सो ऑडिट पेपर्स जो भी आपको फोरेंसिक ऑडिट का पास्ट पेपर्स है ऑफ 3 एग्जाम्स दैट इज जून 19, दिसंबर 20 एंड दिसंबर 19 का पेपर्स, इफ यू कैन टेक देन टेक। अदरवाइज व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इफ यू डोंट हैव द प्रिंट आउट देन डू गो थ्रू दिस पेपर्स at least in soft copy and make a crux of how the answers are answered and कैसे लिखना होता है। और जैसे मेन क्वेश्चन आते हैं अपना ऑडिट मेथोडोलॉजी पे आते हैं कि मतलब कैसे व्हाट विल द लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो कैसे उसमें आंसर करना है वो आप इस बिना पेपर को रीड किए गो थ्रू किए केस स्टडीज आप नहीं समझ पाओगे एंड देन यू विल स्पॉइल द पेपर। तो आपको पता चलेगा कि कैसे आंसर लिखना है। एंड देन व्हाट यू नीड टू टेक ऑन इज द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स टू बी यूज्ड इन द एग्जाम्स। सो ये कुछ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है जो कि हाईलाइटेड रहता है, जो कि मतलब मेन एग्जाम में आपको यूज़ करना ही है इसको, ठीक है। जैसे क्या होता है कई बार ये सब कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई भी आप देख रहे हो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, एक कंपनी का रूल बुक रहती है कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। पहले हम लोग परचेस करेंगे तो 3 बिड्स मंगवाएंगे एंड उससे लोअर बिड को चूज़ करेंगे, है ना। तो ये सब क्या होता है एसओपी होता है, ठीक है। तो एसओपी आपके आंसर में आना चाहिए। ऑलमोस्ट हर आंसर में एसओपी आप यूज़ कर सकते हो कि एसओपी सिर्फ डेविएशन है या नहीं है ना। और फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी आपको हर आंसर में चेक करना होता है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो कुछ वर्ड्स जो कि हर मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर में रिपीटेड है। जैसे क्या मार्केट इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी भी कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई फ्रॉड करे ना तो हम लोग मार्केट इंटेलिजेंस कंडक्ट करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग उसका लाइफस्टाइल चेक करते हैं कि मतलब वो क्या अचानक से एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने लग गया क्या, ठीक है। तो ये हर आंसर में आपको एक कॉमन मिल जाएगा। जैसे देखो 2 बार ये आ चुका है ये वर्ड, तो आपको ये टेक्निकल वर्ड आपको अपने एग्जाम में मस्ट है, एक पॉइंट है ये आपको कि मतलब आपने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये वर्ड तो आप लिख ही सकते हो, ये पॉइंट की हम लोग मार्केट इंटेलिजेंस करेंगे ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। और फिर क्या हुआ टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD, इसका भी मेंशन बहुत सारे आंसर्स में आया है, ठीक है। टैक्स ऑडिट जैसे फॉर्म 3CD टू बी वेरीफाइड टू लुक इनटू ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़ की उसमें रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो 2 बार ये रिपोर्ट हुआ है। तो जहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो अबाउट टैक्स ऑडिट फॉर्म, तो इस फैक्टर्स को भी आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है ताकि आपका आंसर एक सिस्टमैटिक एंड परफेक्ट आंसर बने एंड इट रेजोनेट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड जैसे जीएसटी रिटर्न से भी मैच होना चाहिए आपका। सेल्स या परचेस हम लोग चेक करेंगे कि परचेस प्राइस ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। जीएसटी रिटर्न हम लोग स्क्रूटिनी करेंगे पूरा, है ना। और वापस मार्केट इंटेलिजेंस टेक्निक आया, ठीक है। सो जैसे सेक्शन 189 को मेंशन करना है अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को इन और एमबीपी फॉर्म नंबर 4 को भी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है सेक्शंस हो गए। जैसे सेक्शन 146 सब सेक्शन 12 जो कि फ्रॉड के ऊपर है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स। आप पॉज करके वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है। और जैसे इनकम टैक्स एक्ट के भी बहुत इंप्लीकेशंस हैं। जैसे मान लो अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है विद रिलेटेड पार्टी मोर देन 20 करोड़, तो उसमें क्या है डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होगा ऑफ इनकम टैक्स रेगुलेशंस एंड ट्रांजैक्शन शुड बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ये सब आपको हमेशा मतलब लिखना ही है। और डाटा कलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा मतलब हर आंसर में ऑलमोस्ट आ रहा है, दैट इज देखो डाटा कलेक्शन पेपर लिमिट पेपर ट्रेल। तो डाटा कलेक्शन में क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लो कोई कंपनी का एम्प्लॉय फ्रॉड किया है, ठीक है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्या इंक्लूड करेंगे चेक करने के लिए कि हम लोग इंक्लूड करेंगे कि मान लो उसका हम लोग मोबाइल को पूरा स्क्रूटनी करेंगे, ठीक है। उसको मोबाइल में क्या हो रहा है उसका सिस्टम का हम लोग पूरा उससे वो निकालेंगे, हिस्ट्री निकालेंगे कि वो क्या क्या कब कब लॉगिन करे कब लॉग आउट करे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे पेपर बेस्ड क्या होता है डाटा कलेक्शन क्या होता है ना, अपन सप्लायर का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। और आईटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्या होगा हम लोग ईमेल्स चेक करेंगे, उसका बैकअप चेक करेंगे, पूरा सिस्टम लॉग चेक करेंगे हम लोग, उसका हिस्ट्री चेक करेंगे। तो ये सब आपको पॉइंट्स आपको मतलब अपने आंसर में लिखना होगा, ठीक है। जैसे किकबैक्स है, किकबैक्स को आपको मेंशन करना है। लाइफस्टाइल ऑफ सस्पेक्ट कल्प्रिट, ठीक है। मार्केट इंटेलिजेंस हमेशा रिपीट हो रहा है ये सब। तो ये सब आपने मतलब आंसर में इंक्लूड करोगे ना तो आपका आंसर आपका पूरा परफेक्ट होगा। अगर आप मन से लिख के आओगे कुछ सारे आंसर तो फिर मार्क्स कम मिलेगा, है ना। एंड जैसे एओए एमओए और माइनट्स ऑफ बुक्स हम लोग देखेंगे हमेशा अगर कोई बिजनेस रिलेटेड फ्रॉड है तो, ताकि हम लोग देख पाएंगे कंपनी एओए और एमओए के अकॉर्डिंग बिजनेस करी या नहीं करी, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ चेक करना है कंपनी का ऑथेंटिसिटी तो हम लोग स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज से भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आरओसी से कोई वेरिफिकेशन मांग सकते हैं हम लोग अबाउट कंपनीज। तो ये सब पॉइंट्स अपने खुद से करेंगे ना तो अपने दिमाग में नहीं आएगा। बट अगर आपके पास एक लिस्ट मेंटेन है ना तो आपको ये सब आंसर पॉइंट्स जो बहुत अच्छा है ना। तो ये सब आंसर्स आपके मतलब पॉइंट्स आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे स्टैट ऑडिट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट स्क्रूटनाइज करना फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। और वापस मार्केट इंटेलिजेंस तो हर आंसर में आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप अपने आंसर में मार्क कर सकते हो, ठीक है।
सो हम लोग क्या क्या देख लिए, मास्टर इंडेक्स हो गया, पास्ट पेपर्स हो गया, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे ना, क्या लेके जाना है, अब हम लोग को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है, कि जो जो सेक्शंस हम लोग अपने आंसर में मार्क कर सकते हैं। वो तो क्या था, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हम लोग आंसर में यूज़ कर सकते हैं, या पॉइंट्स जो हम लोग आंसर में अपने यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी अगर अपने आंसर में लिखे ना, जैसे देखो पैरा 11 है ऑफ ऐसे 250 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, ठीक है, किसके ऊपर है, इंटरनल ऑडिट के ऊपर है। एंड और फिर क्या है, कंसिडरेशन ऑफ फ्रॉड इन इंटरनल ऑडिट। तो ये सब आप अगर यूज़ करके अपने आंसर में, जैसे कोसो प्रिंसिपल 8 टॉक्स अबाउट कंसिडर पोटेंशियल ऑफ फ्रॉड, तो ये सब फ्रॉड के बारे में हम लोग को अगर कोट करें ना तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। जैसे सी सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसको आप मेंशन करना ही होगा कि क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। उसमें 20 सेक्शन दिया है जिसके अंदर पेनल्टी या फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, बाई KMP ऑडिटर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। वैसे ही सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या दिया है, ड्यूटी ऑफ CS CMA टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द फ्रॉड अमाउंट इज ग्रेटर देन 1 करोड़, ठीक है। वैसे यहाँ पे अदर कुछ है, ठीक है, जो कि आप मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद वाला बताता है, देन इंपॉर्टेंट ऐसे नंबर, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप कोड कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, एक मार्क्स तो मेरे को लगता है इसमें ही होगा, क्योंकि देखो फॉर्म 3CD में टैक्स ऑडिट के बारे में क्या क्या है, जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन हो तो उसमें आप सब क्लॉज 48 सबसेक्शन 2 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का आप रेफरेंस दे सकते हो वहाँ पे। और स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट भी आप टैक्स ऑडिट से मतलब वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। GST रिटर्न से भी आप चेक कर सकते हो, क्या परचेजेस का सारा देख लो कि परचेज वहाँ क्या दिखा रहा है, किस प्राइस पे, और सेल प्राइस माइनस परचेज ग्रॉस प्रॉफिट एक एज्यूम करके देख लो, तो फिर परचेज जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है और जो GST रिटर्न में उसमें कोई ज़्यादा डेविएशन है नहीं है, वो सब आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड पेनल्टी क्या है, फॉर सप्रेशन ऑफ रेवेन्यू अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विच इज 300% ऑफ द टैक्स ऑन सच इनकम। तो ये सब आपके आंसर में रहेगा ना, तो उसका वेटेज बढ़ता है, ठीक है। सो यू कैन राइट ऑल दिस आंसर्स, मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये सब भी पता होना चाहिए ना अपने को, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICI। अभी हालांकि ये ड्राफ्ट फेज में है, बट स्टिल उसका एक मतलब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, मतलब बन गया पूरा कि क्या क्या है। सो सी फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड नंबर 250 किसके बारे में है, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। तो उसका स्कोप क्या है, दिस इज ऑन कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स विद द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है। एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स वैसे 360 है जो रिपोर्टिंग ऑन रिजल्ट्स पे है। और फिर उसके बाद वैसे यहाँ पे है अप्लाइंग डेटा एनालिटिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हर आंसर में लिख सकते हो कि आप एनालिसिस करोगे ऑफ डेटा अवेलेबल ऑफ पास्ट का। जैसे मान लो क्या हुआ ना कि आप एनालाइज कर रहे हो कि पास्ट में सेल कितना था 3 ईयर्स का और उसको करंट सेल से कंपेयर कर रहे हो, मतलब 500 पास्ट में मान लो अगर 500 करोड़ ही हो रहा था उसका कंपनी का सेल, एंड इस साल उसका हुआ 1500 करोड़, देन यू कैन सी कि एवरेज सेल तो हर साल उसका पास्ट 5 ईयर्स का या 3 ईयर्स का अराउंड 500 करोड़ ही हो रहा है, बट इस साल 1500 करोड़ कैसे हो गया। सो इट विल बी अ रेड फ्लैग, है ना। तो उस तरीके से आप जैसे लोन एंड बोरोइंग का रहता है कई बार, है ना क्वेश्चन, तो उसमें ऐसे FAIS 530 का आप रेफरेंस दे सकते हो। देन वैसे यहाँ पे ऐसे FAIS 540 रिलेटेड एंड कनेक्टेड पार्टीज़ का आप अगर रेफरेंस देते हो, इसका अंदर का भले ही नहीं लिखो आप समझ लो, बट इसका रेफरेंस देने से आपका वेटेज बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बाकी लोग सब हम लोग आंसर मन से लिखेंगे, बट इसका वेटेज रहेगा तो हाँ एग्जाम को लगेगा कि पढ़ के आए हम लोग। और जहाँ इंड एज का रेफरेंस है, जैसे मान लो इंड एज 103 और एज रिस्पेक्टिव एज उसका क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 फॉर अमलगमेशन का कोई क्वेश्चन मान लो, है ना, या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, तो इसका रेफरेंस आप एग्जाम में दे सकते हो अपने क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कोई क्वेश्चन है तो AS 9 एंड यहाँ पे इंड एज 115 अप्लाई होता है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू बी मेंशन इन द आंसर। जहाँ जहाँ आप जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे आप अगर आपके मैच करते हैं सेक्शंस, देन यू कैन मेंशन इट इन योर एग्जाम टू गिव अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। और फिर ये तो बताई दिया लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये ले लो। और नफरा के ऊपर भी कुछ ले लेना, नफरा के ऊपर मतलब हो सकता है कि आ जाए कोई क्वेश्चन, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसके ऊपर आ सकता है, हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए, है ना। स्पेसिमेन फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को लग रहा है ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट कैसे फ्रॉड ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, उसका एक स्पेसिमेन होना चाहिए अपने पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कवर लेटर होता है कि उसमें हम लोग बताते हैं कि हम लोग किसका ऑडिट कौन किया, कब स्टार्ट हुआ ऑडिट, कब खत्म हुआ, ठीक है। और कंपनी का नाम बता दें जो इंगेज किया और क्यों इंगेज किया, सस्पिशियस एक्टिविटी था कंपनी में, अब्यूज़ ऑफ पावर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था, तो इसलिए हम लोग मतलब वो लोग अपॉइंट किया, ये सब पूरा के फर्स्ट पेज ऐसा होता है कवर लेटर का, ठीक है। एंड देन क्या होता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट की क्या क्या होना चाहिए आपके ऑडिट मतलब वही फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट होता है बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में बताते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है कि देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास पूरा टाइम नहीं होता कि पूरा आपको एक एक पेज पढ़े, तो उसमें हम लोग शॉर्ट में फ्रॉड क्या क्या हुआ, क्या क्या हमारा ऑब्जर्वेशन था और उसका इंपैक्ट, फाइनेंशियल इंपैक्ट हम लोग डिस्क्लोज करते हैं ना समराइज वे, ठीक है। स्कोप क्या होता है, स्कोप में हम लोग वही बताते हैं कि क्या क्या काम किए, कैसे और क्या क्या स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो किए। एंड फॉरेंसिक ऑडिट एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या क्या था हमारा, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या हम लोग फ्लॉज निकाले, ठीक है, वो सारा बताते हैं हम लोग। फिर समरी ऑफ रेड फ्लैग्स देते हैं हम लोग। फिर अप्रोच क्या क्या फॉलो किए, फॉरेंसिक टीम में कौन कौन था, प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किए, प्लानिंग एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, डिलीवरेबल्स मतलब क्या होता है हम लोग सारा अपना जो प्रूफ रहता है उसको देते हैं और अपेंडिक्स डालते हैं जो भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का चालू रहता है कि फॉरेंसिक ऑडिट बैकग्राउंड कब से चालू, कब से कंपनी है, फिर वही सब यहाँ पे सारा हम लोग देते हैं। अब अप्रोच में हम लोग को क्या लिखना रहता है ना
कि फॉरेंसिक ऑडिट टीम में कौन कौन था, प्रोसीजर क्या क्या था ऑफ प्लानिंग एंड इन्फो गैदरिंग, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट, रेड फ्लैग्स को गैदर करने का क्या क्या प्रोसीजर था, तो वो सारा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और समरी ऑफ आइडेंटिफाइड रेड फ्लैग्स क्या क्या था, जैसे मान लो कल्चरल प्रॉब्लम्स या इनएक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, नॉट फुलफिलिंग मिशन या पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या मैनेजमेंट इशूज़, ठीक है। अब देखो इंगेजमेंट लेटर क्या होता है उसका बारे में, इंगेजमेंट लेटर क्या होता है वो डिफाइन करता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या क्या ड्यूटीज़ है ऑफ द ऑडिटर एंड द अदर पार्टी ऑल्सो, ठीक है। और क्या क्या क्लॉज होता है एंगेजमेंट लेटर में, वो सारे ये सारे क्लॉज रहते हैं, क्या क्या इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, डेट, एड्रेस एंड केस नेम, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव लिखते हैं हम लोग, पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड, रेलेवेंट टाइमलाइंस की कब तक हो जाना चाहिए काम, रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी का फ्रॉम द ऑडिटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सैम्पल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोफेशनल टीम, एक्नॉलेजमेंट बाय क्लाइंट, प्रोफेशनल फीस के बारे में होना चाहिए क्लॉज, तो ये सारा क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, कैसे ड्राफ्ट करते हैं हम लोग। सो ये एक स्ट्रक्चर है ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो फिर क्या क्या होना चाहिए उसमें, इंडेक्स होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड एंड एलिगेशन, डिटेल मेथोडोलॉजी, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही हमेशा है ना, तो उसमें कैसे कैसे करने हम लोग वो उसमें लिखा रहता है, और फिर एनेक्सेस वगैरह क्या क्या आपको देना है वो सारा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्यू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग अ गुड फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो रिपोर्ट क्या होना चाहिए इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रेफरेंस शुड बी इजीली गिवन टू द रेलेवेंट फैक्ट ऑफ इंसिडेंट, रेफरेंसेस देना चाहिए क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, एंड रिपोर्ट शुड ऑफर वैलिड कंक्लूजन्स, ठीक है, ओपिनियंस एंड रिकमेंडेशंस व्हेन नीडेड, जहाँ जहाँ रिकमेंडेशन देना है फॉर इंप्रूवमेंट वो सब होना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड टू ऑलवेज कीप ऑन अपडेटिंग द रिपोर्ट, ठीक है, जैसे जैसे काम होता जाता है तुरंत उसको अपडेट करते जाओ ताकि आउटडेटेड ना हो, और जैसे जैसे नया एविडेंस मिले वो उस रिपोर्ट में आए और कुछ छूट ना जाए, और कॉन्फिडेंशियलिटी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है। एंड रिपोर्ट को हमेशा लेंदी होती है बट ट्राई करना चाहिए हम लोग उसको ऐसा स्ट्रक्चरली हम लोग अरेंज करें कि कुछ भी पॉइंट छोटे भी नहीं हो, ज़्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है। कंप्लीट फैक्ट्स हम लोग को डिस्क्लोज करना चाहिए और डिटेल ऑफ एविडेंस देना चाहिए सारा, चूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज शुड बी सिंपल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन शुड बी सपोर्टेड विद एनेक्सेस, सारा एक एनेक्सेस देना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का भी प्रूफ नहीं दिए हम लोग, प्रूफ देना है हर एक चीज़ का, ठीक है। अब मेथोडोलॉजी इन ब्रीफ में हम लोग क्या क्या लिखना रहता है वो सारा ये सब रहा, ठीक है। अब लिमिटेशंस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, आप देख लेना पॉज करके। सो लिमिटेशंस क्या क्या होता है आपका, लिमिटेशंस ऑफ टाइम होता है, लिमिटेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको जितना मिला उसी पे आप काम कर पाए, मैनेजमेंट का कॉपरेशन नहीं हुआ है ना, सो ये सब जो है जो भी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं। सो अगर आप इतना लेके करके जाओगे ना तो आई थिंक आराम से यू कैन स्कोर एग्जामिशन, या आराम से यू कैन इंक्रीज योर 10 to 15 मार्क्स, है ना। सो इन दिस वे यू कैन कवर द पेपर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय। सो सॉरी गाइज, लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स तो रह गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, सो गाइज इफ़ यू हैव हाईलाइटर इन योर होम तो फिर ज़रूर से कल हाईलाइटर ले जाना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। ओपन बुक एग्ज़ाम में 3 घंटा बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी नहीं है। सो गाइज हाईलाइटर का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। सो केस स्टडीज़ आएगा अपना, है ना, एग्ज़ाम में। सो गाइज सपोज़ ये केस स्टडी आया अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होगा ना फर्स्ट टाइम रीडिंग में हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जैसे ज्वेलर टू द स्टार्स, ठीक है, ज्वेलरी का एक केस आया हमको समझ में आता है। इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुआ, ठीक है, टोटल अमाउंट इन्वॉल्व कितना था, $2 बिलियन, ठीक है। रेगुलेटर्स डिस्कवर्ड दैट बैंक एम्प्लॉयज़ फ्रॉडलेंट ऑब्टेन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो जैसे जैसे क्या हुआ, स्विफ्ट हाईलाइट कर दिया हम लोग उसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर RBI डिसकंटिन्यूड एक्सेप्टेंस ऑफ LOUs। सो ऐसे क्या रहेगा ना, अपने को पूरा सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा केस, जैसे देखो कितना इजीली हाईलाइट हो गया वर्ड्स। तो जब आप आंसर लिख रहे होगे तो आपको वापस गो थ्रू नहीं करना होगा, ये की पॉइंट्स हाईलाइटेड रहेंगे। आप क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप पूरा पैरा मत रीड करना केस स्टडीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चंस की पूछा क्या है ना, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो ही जाएगा क्वेश्चन रीड करके कि क्या केस स्टडी है उसमें, है ना। फिर वो करने के बाद आप क्या करो, फिर यू मूव ऑन टू द पैराग्राफ एंड देन रीड द केस स्टडी। फिर केस स्टडी पढ़ते पढ़ते क्या होगा ना, यू हाईलाइट, इफ़ यू हैव हाईलाइटर तो आप की पॉइंट्स जो रहेगा ना उसको आप, जैसे मान लो जो रिलेटेड पॉइंट्स उसको एक कलर में आप हाईलाइट कर दिए, जो नेक्स्ट पैरा में रिलेटेड है पॉइंट्स उसको आप अलग कलर में कर दिए, तो क्या रहेगा आपको पूरा की पॉइंट्स आपका हाईलाइटेड है। तो आपको कम टाइम भी रहा ना तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ने का जरूरत है, आपको जस्ट आपको हाईलाइटेड वर्ड्स रहेंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि लिखते वक्त आंसर कि हाँ मेरे को ये पॉइंट्स लिखना है, क्या हो सकता है उससे रिलेटेड मतलब पॉइंट्स, वो सारा आपको अपने आंसर में लिखना है। सो इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, अराउंड 20 मिनट्स पक्का बचेगा। सो आई फॉलोड दिस इन MCS पेपर ऑल्सो। तो आप भी अपने क्वेश्चन पेपर में हाईलाइट करना, ठीक है। और वो भी आपको अगर रिस्क लगता है तो फिर मत करना, बट आंसर में तो भूल से भी मत कर देना हाईलाइट, क्योंकि नॉट अलाउड है, ठीक है, पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। बट क्वेश्चन पेपर में आप केस स्टडी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, ओपन बुक में, क्योंकि ये ओपन बुक है। अदरवाइज़ तो आप वो भी मत करना इन नॉर्मल एग्ज़ाम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ केस स्टडी रहेगा तो आप अपना कीवर्ड्स हाईलाइट कर दो, ठीक है। सो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपका टाइम बचेगा, यूज़ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जो आपको कीवर्ड्स का हम मैंने दिखाया वो पेज, वो उसमें से आप कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करना अपने एग्ज़ाम में, भले ही कुछ ही वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। फिर और ऑडिट मेथोडोलॉजी या फिर लाइन ऑफ
इन्वेस्टिगेशन अच्छे से लिखना, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो कि आप पास्ट एग्जामिनेशन पेपर देख लो कि कैसे लिखा हुआ है उसमें आंसर्स और क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड देन गिव रेफरेंसेस ऑफ सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या जीएसटी ऑडिट, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे आप अपना रेफरेंसेस इनका दो और इनके सेक्शंस का रेफरेंसेस दो, तो इससे क्या होता है आपके आंसर का वेटेज बढ़ता है, ठीक है। और फिर क्या लास्ट पॉइंट इज़ मेंटेन स्पीड फ्रॉम द आंसर वन स्टार्टिंग से आप ना मेंटेन करके रखो स्पीड, तब जाके पूरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा। वरना क्या होता है कि फर्स्ट 1 आवर में ही अपन पहला क्वेश्चन 10-15 मार्क्स का कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो वैसे मत करना, टाइम को इक्विटेबली एलोकेट करना कि इतने टाइम में मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो उससे डिवाइड करके आप फिर टाइम का ट्रैक रखना, है ना, कि 1 घंटे में कितने मार्क्स का कवरेज हो रहा है। और अगर लेट हो रहा है तो फिर आप बाकी 2 घंटे में आप कवर कर सकते हो। बट अगर आप 2.5 घंटे बाद आप देखते हो कि आपका 40 मार्क्स का मतलब क्वेश्चंस रह गया, तो फिर वो पैनिक का सिचुएशन आ जाता है। तो उसमें मत जाना, पहले से कीप ट्रैक। अगर लेट भी हो गया 1 घंटा पहले का, देन इट्स ओके, वी कैन कवर द स्पीड इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। सो these were the important points. All the very best. I hope your exam goes well. Do let me know if it helps in the comment section after the exam. So bye guys, take care, hasta la vista.